Hey everyone, it's me, Hafsa Farooq, your mass media and society teacher. I hope you all are doing great. So, today the topic of our discussion is effects of mass communication. आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन ऑन आवर सोसाइटी। सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है, क्या इसके असरात होते हैं, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, नॉलेज पे कैसे इसके इफेक्ट्स पड़ते हैं, एटीट्यूड्स पे कैसे इफेक्ट्स पड़ते हैं, या मीडिया एंड सोशलाइजेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। कल्टीवेशन एनालिसिस हम देखेंगे कि क्या होता है कल्टीवेशन एनालिसिस। हम नेक्स्ट हम देखेंगे एजेंडा सेटिंग, कैसे एक एजेंडा सेट किया जाता है मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे मीडिया इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर पे मीडिया का क्या असर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ टेलीवाइज्ड वायलेंस, के वायलेंस कैसे टीवी देखते हुए कैसे वायलेंस इंसान अडॉप्ट करता है, ह्यूमन कैसे अडॉप्ट करता है और कैसा क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसकी लाइफ में, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकरेजिंग प्रो सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट इनकरेजिंग अदर बिहेवियरल इफेक्ट्स, अदर उसके बिहेवियरल इफेक्ट्स देखेंगे मैस कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट हम देखेंगे रिसर्च अबाउट सोशल इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं मास कम्युनिकेशन में। मास मीडिया के जब इंसान यूज करता है मास मीडिया तो क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं। लास्ट हम देखेंगे कम्युनिकेशन इन फ्यूचर, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर तो जिंदगी है ही नहीं। तो फ्यूचर में क्या है, इसका स्कोप क्या है, क्या डिमांड होगी फ्यूचर में, हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, कौन सी ऐसी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज या कौन सी ऐसी लेटेस्ट हम लोगों को इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे अपने। तो ये सारी हम चीजें इंशाल्लाह आज अपने इस लेक्चर में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जब हम बात करते हैं मैस कम्युनिकेशन की, हम जब बात करते हैं कि हमने उसके इफेक्ट्स देखने हैं तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की गई, इन्वेस्टिगेटिंग मैस कम्युनिकेशन इफेक्ट्स। दो तरीके हैं जिस तरह जिस सोशल साइंटिस्ट ने एक सर्वे मेथड और एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया कि मैस कम्युनिकेशन के इफेक्ट्स लोगों पर क्या हुए, क्या असरात हुए। मीडिया तो सब यूज कर रहे हैं, हमने पढ़ा मैक्रो एनालिसिस, हमने पढ़ा माइक्रो एनालिसिस। एक मीडिया फंक्शन जो हमारे लिए परफॉर्म करता है, और एक मीडिया एक इंडिविजुअल लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे हमने बात की। और दूसरा हमने ये पढ़ा कि कैसे एक इंसान अडॉप्ट करता है वही चीजें जो मीडिया में दिखाई जाती हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग की अगर बात करें तो दो तरीके से सोशल साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया कि मास कम्युनिकेशन का किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, किस पे, नॉलेज पे, लोगों की और एटीट्यूड पे कैसे चेंज हो रहे हैं। Although we could look at mass media's effect on individuals and society in a number of ways, वैसे तो हम अगर हम देखें कि हमारी जिंदगी पे या लोगों इंसान की जिंदगी में मास मीडिया के किस तरह से इफेक्ट होता है, या हमारी सोसाइटी पे किस तरह से इफेक्ट हो रहा है मास मीडिया का, या हम पर कैसे असरअंदाज हो रहा है, नंबर ऑफ वेज हैं। लेकिन हम कुछ मेथड चूज किया यहाँ पे। वी हैव चूजन टू फोकस ऑन साइंटिफिक स्टडीज। हमने यहाँ पे सोशल साइंटिस्ट जो थे तो हमने साइंटिफिक स्टडी को प्रेफर किया। और हमने क्या किया, साइंटिस्ट टिपिकली यूज टू मेथड्स टू गैदर इंफॉर्मेशन। साइंटिस्ट ने दो मेथड लिए जिससे इंफॉर्मेशन उनको मिलती गई। क्योंकि हमें ये पता है कि जितनी भी मैस कम्युनिकेशन की जो स्टडीज हैं वो एक कंबाइंड एफर्ट है। लोगों ने जो अपने अपने दौर में या सोशल साइंटिस्ट जितने भी थे उन लोगों ने क्या किया, कोई स्कॉलर आया, कोई उन्होंने अपनी अपनी रिसर्चेस की हैं इसके बारे में, और उसके बाद हमें इस तरह के मैस कम्युनिकेशन की पूरी स्टडी मिली है। तो सर्वे मेथड जब किया गया, द सर्वे कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। सर्वे मेथड हम कैसे करते हैं कि जिसमें हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करते हैं, एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं और जाके उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, और उस क्वेश्चनर के बेस पे हम उस पे रिजल्ट हम अपना देखते हैं। अब लोगों ने कैसे अप्रोच किया उस क्वेश्चनर को, हम उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, कैसे इंडिविजुअली उसका इफेक्ट आया, तो वो उसके एंड में जाके हम एक कंबाइंड स्टडी का उसका रिजल्ट दे देते हैं। तो सर्वे मेथड तो हमें सबको पता है कि सर्वे मेथड कैसे होता है। द सर्वे कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु आंसर क्वेश्चंस पुट टू देम, एंड क्वेश्चनर के थ्रू लिया वाया अ क्वेश्चनर। ऑल्थो सर्वेज कांट एस्टेब्लिश प्रूफ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये कहते हैं जब हम सर्वे करते हैं या कोई भी जब किसी भी फील्ड से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जब हम सर्वे करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता हमें उसके कॉज एंड इफेक्ट का। बस एक आंसर मिल रहा होता है लोगों की, जिस तरह लोगों ने अडॉप्ट किया होते हैं चीजें।
दे डू हेल्प एस्टेब्लिश एसोसिएशन, हाँ एसोसिएशन मिल जाती है, लिंक मिल जाता है जब हम सर्वे करते हैं। वन सर्वे टाइप द पैनल स्टडी, एक सर्वे की टाइप है जो पैनल स्टडी की जाती है, अलाउज रिसर्चर्स टू बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट क्लेमिंग अ पैटर्न ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एक पैनल स्टडी जब की जाती है, रिसर्चर्स बैठते हैं और उस पर कॉज एंड इफेक्ट उसका देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसकी ये कॉज है और उसका ये इफेक्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने क्वेश्चनर प्रिपेयर किया होता है, क्वेश्चन प्रिपेयर किए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, डिफरेंट लोगों से क्वेश्चन उनसे उनसे उनके आंसर लिए, एंड देन कंबाइन एंड में जाके उसका रिजल्ट दे दिया गया। तो कॉज पता चल गई, इफेक्ट पता चल गया। तो एक पैनल स्टडी का कह रहे हैं कि एक टाइप ऑफ सर्वे है ये भी। पैनल स्टडीज collect data from the same people at two or more different points in time। पैनल स्टडी का तरीका बताया हुआ है यहाँ पे। रिसर्चर्स कैन कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ other variable to see whether viewing TV violence at an early stage, for example, is related to aggressive behavior later। अब यहाँ पे रिसर्चर्स है, वो जब रिसर्च करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है कि एग्जाम्पल क्या ली हुई है कि एक हमने टॉपिक्स डिसाइड किया कि व्यूइंग टीवी वॉयलेंस एट एन अर्ली एज। जब हमने देखा कि जब हम अर्ली एज से टीवी देखना शुरू करते हैं तो क्या इसमें ज्यादा वॉयलेंस, जब इंसान बड़ा होता जाता है तो क्या उसका अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, ज्यादा अग्रेसिवली वो बिहेव करना शुरू कर देता है क्योंकि उसने अर्ली एज से वॉयलेंस देखा। तो ये क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट पता चल जाता है रिसर्चर्स को। दूसरा तरीका है एक एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन अ लेबोरेटरी setting and usually consist of the controlled manipulation of a single factor to determine its impact on other factors। अब एक्सपेरिमेंट का तो एक यही जरिया है कि उसे लैब पे किया जाता है और लैब पे करने के बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन आपको उसका फौरन रिजल्ट मिल जाते हैं। A variation, the field experiment is conducted in a real life setting। Experiments are useful because they can help establish causality। यहाँ पे ये भी बात की जाती है कि जब एक्सपेरिमेंट भी यूजफुल हैं आपके, तो ये दो तरीके बताए गए हैं जिसकी वजह से या जिनको हम सामने रख के इन्वेस्टिगेट करते हैं मैस कम्युनिकेशन के इफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन ऑन एटीट्यूड एंड नॉलेज। मैस कम्युनिकेशन के आपकी ज़िंदगी में या जब आप मास मीडिया यूज़ करते हो तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी नॉलेज पे या आपके अपने एटीट्यूड पे, क्या उसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन ऑन नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। 3 टॉपिक्स दैट जनरेट रिसर्च इंटरेस्ट आर। अब इस टॉपिक से रिलेटेड 3 टॉपिक हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं। एक तो मीडिया एंड सोशलाइजेशन, नेक्स्ट है कल्टिवेशन एनालिसिस, एंड एक नेक्स्ट थ्योरी है एजेंडा सेटिंग। क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ये मैस मीडिया एंड सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो मैस मीडिया एंड सोसाइटी में आपका किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कल्टीवेशन एनालिसिस की बेस पे आप बताएं कोई एग्जांपल देते हुए कि कैसे इफेक्ट करता है मैस कम्युनिकेशन हमारी जिंदगियों पे, नॉलेज पे या एटीट्यूड पे। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, या फिर इस तरह से भी आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन मीडिया एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो आप ये भी बता सकते हो कि मीडिया एंड सोशलाइजेशन में क्या आ रहा होता है, सोशलाइजेशन खुद एक क्या चीज़ है, एक ये वर्ड क्या चीज़ है। या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि कैसे मीडिया को यूज करते हुए हम लोग एजेंडा सेट करते हैं या कैसे मीडिया एजेंडा सेट करता है उसकी पब्लिक के माइंड में। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली आप लोगों के कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर होना चाहिए कि कैसे इफेक्ट्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन, इफेक्ट कैसे मैस कम्युनिकेशन पे होते हैं किसके, नॉलेज एंड एटीट्यूड पे। फर्स्ट अगर इस पे प्रोमिनेंट देखें तो मीडिया एंड सोशलाइजेशन। Socialization includes the way in which an individual comes to adopt the behavior and values of the group। सोशलाइजेशन एक वे है जिसके जरिए एक इंडिविजुअल क्या करता है, अडॉप्ट करता है कुछ वैल्यूज, कुछ बिहेवियर सोसाइटी में रहते हुए। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी हो सकता है क्योंकि सोसाइटी में तो डिफरेंट तरीके के लोग रह रहे होते हैं, डिफरेंट पीपल एक कंबाइन एक जगह रह रहे होते हैं तो ही सोसाइटी बनती है ना। यहाँ पे एज डिफरेंस है, यहाँ पे नॉलेज सबकी अपनी अपनी डिफरेंस है, यहाँ पे कल्चरल बैकग्राउंड अलग है सबका। तो एक दूसरे का वहाँ पे हम लोग जब सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो एक दूसरे से हम बिहेवियर दूसरों के और वैल्यूज भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो ये पूरा जो एक प्रोसेस हो रहा होता है ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक्सटेंडिंग ओवर
a number of years and involving various people and organization. ये एक्सटेंड करता जाता है, नंबर ऑफ ईयर्स चलता जाता है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो रुकती तो नहीं है ना। ये हमने सोसाइटी को बहुत डिटेल में, हमने लास्ट अपने जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने सोसाइटी और टाइप्स ऑफ सोसाइटी पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी पढ़ी थी हमने। तो हमने सोसाइटी को तो पढ़ लिया और हमने ये भी पता है कि ये एक एक्सटेंडिंग प्रोसेस है जो चलता जाता है। और इन्वॉल्व का क्या करता है, वेरियस पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें पीपल लोग भी रह रहे होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। These groups called agencies of socialization. ये जो ग्रुप्स है ना, हम इनको एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं। कंट्रीब्यूट टू द सोशलाइजेशन प्रोसेस, और ये कंट्रीब्यूट करती हैं सोशलाइजेशन के पूरे प्रोसेस में। अगर हम एक एजेंसी की बात करें, पीपल लोग, दूसरी की बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हेल्प ही तो कर रही है, कंट्रीब्यूट ही तो कर रही है पूरे सोशलाइजेशन प्रोसेस में। The media are just one of the agencies of socialization. अगर हम बात करें कि मीडिया भी एक एजेंसी है सोशलाइजेशन की, यहाँ पे इस तरह एक नोट आता है, नोट के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन और एक्सप्लेन मीडिया एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो आप बता सकते हो कि मीडिया जो है वो इन सोशलाइजेशन प्रोसेस में इन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और मीडिया भी एक एजेंसी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में ही आता है। तो मीडिया में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन व्हेन इट कम्स टू सर्टेन टॉपिक्स। अगर हम मीडिया की बात करें तो, और इसका रोल की बात करें इस पूरे सोशलाइजेशन प्रोसेस में, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनकी तरफ देख लेते हैं कि मीडिया कैसे परफॉर्म करता है बीइंग एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। द मीडिया एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात यह कि मीडिया जो एक प्राइमरी सोर्स है किसका, इंफॉर्मेशन का जरिया है कौन, मीडिया। लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस। लर्निंग जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, सोशलाइजेशन प्रोसेस का। एंड द मीडिया, प्राइमरी टीवी, सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, स्पेशली पॉलिटिक्स एंड पब्लिक अफेयर्स। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लर्निंग जो है एक हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, और मीडिया की अगर बात करें, खसूसी मीडिया की बात करें, तो वो सर्व करता है एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। और हर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स हमें मिलते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स ले लें, अगर हम पब्लिक अफेयर्स ले लें, या अपनी एजुकेशनल बेस अगर एजुकेशन ले लें, कल्चर ले लें, हमारी कोई भी टॉपिक ले लें, एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक पे मीडिया हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करें कि कैसे ये जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करें मीडिया एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, एक ही बात है ये टॉपिक किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि आप मैथ मीडिया एंड सोसाइटी में एग्जामिनर किसी भी तरीके से आप सवाल पूछ सकता है। आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। Entertainment media also serves as a source of information about such topics as occupation, crime, relationships, minorities, alcohol and drug abuse, moral and law, morals and law enforcement. अब ये कुछ टॉपिक कह रहे हैं कि मीडिया जो है हमें एक तो हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, दूसरा ये है कि इंटरटेनमेंट भी है, और इंटरटेनमेंट के जरिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, क्राइम से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, माइनॉरिटीज, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट से हो सकते हैं। तो टॉपिक्स आपने डिफरेंट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता दी है। Shaping attitudes, perceptions, and beliefs. The mass media also plays an important role in the transmission of attitude, perceptions, and beliefs. Specifically, TV can be an influential force with young people when, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मास मीडिया कैसे शेप करता है लोगों के एटीट्यूड को, उनके परसेप्शंस को कैसे बनाता है, या फिर और उनको चेंज करता है, या उनके बिलीव्स को कैसे बिलीव्स उनके चेंज करता है। तो उसका कैसा मास मीडिया का जो रोल है वो ट्रांसमिशन ऑफ एटीट्यूड्स में कैसे एटीट्यूड्स को ट्रांसमिट करता है, परसेप्शंस कैसे चेंज करता है, बिलीव्स को कैसे लोगों के चेंज करता है। तो स्पेशली जब टीवी की बात करें तो उसका एक अलग ही इन्फ्लुएंस है किस पे, यंग पीपल पे। The same stereotyped idea, people or behavior recur
कॉन्सिस्टेंटली इन टीवी प्रोग्राम्स। अगर हम एक स्टीरियोटाइप आइडिया की बात करें, जो एक ही आइडिया जो है लोगों के दिमाग में डाला जाता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एक ही एडवर्टाइजमेंट, हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी यही आइडिया दिखाया जाता है कि ओके फाइन, अगर वो कुकिंग ऑयल का एड है तो वहाँ पे लड़कियां ही कुकिंग कर रही होती हैं। तो ये एक आइडिया, एक स्टीरियोटाइप्ड आइडिया है। अब जाके इस मॉडर्न वर्ल्ड जो हमारी, इसमें एडवर्टाइजमेंट को एक शिफ्ट दिया गया है, एक टर्न दिया गया है, जिसमें दिखाया गया नहीं, कुछ चेंजेस हो रही हैं एडवर्टाइजमेंट को लेके। लोगों का जो माइंड है वो बदला जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है जो हो रही है अभी सोसाइटी में, आपके पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो ये सेम स्टीरियोटाइप आइडिया जो है वो लोगों के दिखाया जाता है, लोगों के बिहेवियर पे बताया जाता है कि यही आइडिया है। तो एक ये एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट हो गई, चाइल्ड इज हेविली एक्सपोज टू टीवी कंटेंट। एक एक छोटा बच्चा आजकल के देखा जाता है कि वो कितना हेविली एक्सपोज्ड है टीवी पे कंटेंट जो दिखाया जाता है। एग्जांपल ये है कि उम, कुछ भी करना होता है, पेरेंट्स अगर देख लें तो मदर को अगर कुकिंग करनी होती है तो वो क्या करते हैं, टीवी ऑन करते हैं अपने, और चाइल्ड जो है वो टीवी देख रहा होता है। तो इतना ज़्यादा हेविली एक्सपोज़्ड हो गया है कि उसकी वजह से उसके अपने दिमाग में वो इसी तरह शेप होता जाते हैं एटीट्यूड जो टीवी में दिखाए जा रहे हैं। उसकी अपनी परसेप्शंस, उसके अपने बिलीव जो टीवी में दिखाए जा रहे हैं, वही अडॉप्ट करता जा रहा है वो। इसके अलावा अ चाइल्ड हैज़ लिमिटेड इंटरेक्शन विद पेरेंट्स और अदर socializing agents and lacks an alternative set of beliefs to serve as a standard against which to access media portrayals। यहाँ पे बताया बोल एक ये भी कंसर्न है कि क्योंकि चाइल्ड जो है हेविली एक्सपोज्ड है टीवी कंटेंट से, तो उनका जो, और मीडिया मीडिया भी क्या है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। और बाकी पेरेंट्स और फ्रेंड्स एंड ये भी कौन है, सिबलिंग्स, ये भी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। तो कहा जा रहा है जब कि बच्चा ज्यादा टीवी देखेगा तो उसकी जो इंटरेक्शन होगी पेरेंट्स से या उसकी डिफरेंट दूसरे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है उनसे कम होगी। तो क्या करेगा वो, वही सीखेगा जो टीवी में दिखाया जा रहा है, और उस वहीं से वो वैल्यूज अडॉप्ट करेगा, वहीं से वो बिलीव्स अपने देखेगा। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का हमने पता है कि हमें एक आइडिया है। स्टीरियोटाइप क्या है, टू हैव अ सेट आइडिया अबाउट व्हाट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और आइडिया इज। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर टाइप एक आइडिया है जो लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है, जिसके हमने हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था। जो लोग एक आइडिया चला जा रहा है कि लड़की है तो करेगी क्या, पढ़ के बनाएगी तो वो गोल रोटी। तो ये एक आइडिया है जो एक काफ़ी लोगों, और मैं ये नहीं कह सकती कि ये आइडिया जो है कुछ लोगों की थिंकिंग में अभी भी यही है। तो ये स्टीरियोटाइप एक आइडिया है। अब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टीरियोटाइप की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बस एक आइडिया की बात की हमने डिस्कस की है कि ये एक आइडिया है। The TV world often presents images of people and lifestyles that are at odds with reality। अगर हम टीवी वर्ल्ड की बात करें तो उनमें जो लोगों का लाइफस्टाइल दिखाया जाता है वो रियलिटी से कहीं दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिखाया जाता है मोस्टली इंडियन मीडिया में हर कोई अमीर दिखाया जाता है, या हमारे यहाँ भी अगर दिखाया जाता है तो अमीर हर चीज दिखाई जा रही है कि एलीट क्लास को फॉलो कर रहे हैं एंड ओवरऑल ये सारी चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे तो डिफरेंट सोसाइटीज में लोग रह रहे हैं ना, और जो दिखाया जा रहा है वो सब रियलिटी तो नहीं है, लेकिन मीडिया ऐसा पोर्ट्रे करता है कि लोग इसी तरह लाइफ स्टाइल में, या लोगों का अब यही लाइफ स्टाइल है, तो लोग अडॉप्ट करने शुरू हो जाते हैं वही लाइफ स्टाइल। There are many areas of reality that are stereotyped by TV, including crime and law enforcement, gender role portrayals, the depiction of occupations, the method of problem solving, the portrayals of scientists, and the depiction ऑफ मेंटल इश्यूज। अगर हम बात करें कि रियलिटी की बात करें, जो स्टीरियोटाइप्ड आइडियाज टीवी में दिखाए जाते हैं, हमने इंक्लूड किया कि क्राइम के, हमने लॉ इन्फोर्समेंट हमने देखी, हमने जेंडर रोल पोर्ट्रेयल्स देख लिए। ये डिफरेंट आइडियाज हैं जो टीवी में दिखाए जाते हैं, और ये जो दिखाए जाते हैं अभी तक दिखाए जा रहे हैं, कुछ टिपिकल आइडियाज हैं। यहाँ मेंटल इलनेस के अब काफ़ी जाके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अब काफ़ी चेंजेस आई हैं हमारे मीडिया में, थोड़ी का अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूव होना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उन्होंने प्रोमिनेंट की हैं, जिसमें मेंटल इलनेस ले लिया है और वुमेन एम्पावरमेंट ले लिया है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी स्टीरियोटाइप आइडिया जो भी फॉलो करे होते हैं वो इसी तरह की हैं जो चेंज नहीं हुई हैं, और वो चली आती हैं उसी आइडिया को लेके।
द इफेक्ट्स ऑफ हैवी व्यूइंग, ज्यादा टीवी देखने का इसके इफेक्ट्स क्या होंगे अब? रिसर्च अज्यूम्स बट डज नॉट नेसेसरली प्रूव। अच्छा, रिसर्च ने अज्यूम किया है बट नेसेसरली प्रूव नहीं किया इस बात को, क्योंकि रिसर्च है ना, अब वो तो लोगों के बताई हुई बातों का जवाब है ना, लोगों से पूछे हुए क्वेश्चन की जवाब है, तो जरूरी तो नहीं है वो ठीक भी हो, अपनी अपनी थिंकिंग भी तो होती है। वहां पे माइक्रो एनालिसिस की बात आ जाती है कि आपने मास मीडिया, लोग भी इंडिविजुअल ने मास मीडिया कैसे यूज किया। That the mass media plays a significant part in creating either negative or pro-social attitudes among children who are heavily TV viewers. रिसर्चर्स ने अब ये नोटिस किया, अज्यूम किया कि मास मीडिया जब एक नेगेटिव या फिर प्रो सोशल नेगेटिव बिहेवियर, कोई भी जो चाइल्ड है अर्ली एज से जो टीवी देख रहा है और हैवी व्यूअर है, ज्यादा टीवी देख रहा है, तो वो प्रो सोशल उसमें एटीट्यूड आ गया, मतलब वो दूसरों चाइल्ड से बातें करना पसंद नहीं कर रहा, उसको चाहिए टीवी ताकि वो अपने कार्टून्स देखे। तो एक नेगेटिव एटीट्यूड और प्रो सोशल एटीट्यूड उसमें आना शुरू हो गया, उसने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। Although some evidence points to the media as a cause of certain attitudes, we we can't entirely rule out other explanations. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये थिंकिंग पे भी डिपेंड करता है, ये मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पे भी डिपेंड करता है कि हैवी इफेक्ट्स ऑफ व्यूइंग। रिसर्चर्स ने ये देखा किया कि कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने नेगेटिव और प्रो सोशल एटीट्यूड जो है अपना लिया टीवी देखने से, ज्यादा टीवी देखने से। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव बात हो गई टीवी देखने की, हैवी व्यूइंग की। पॉजिटिव बात भी हो सकती है कि जो छोटे बच्चे थे वो और ज्यादा उनमें वो उनकी क्या इनको उनके स्किल्स जो है, उनकी लर्निंग स्किल्स पॉलिश हुई, ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी आ गया। तो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव इसके इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। The absence of alternative information. Although the evidence is less consistent here than in other areas, research suggests that under some circumstances, TV can affect young people's attitudes about matter what for which their environment failed to provide first hand experience. यहाँ पे बात की जा रही है एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन। कुछ लोग, कुछ ऐसे सबके फैमिली अपने अपने जो सिस्टम होते हैं उनमें कुछ कुछ के ऐसे होते हैं कि दूसरी ऑल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही होती, बस ये है कि बच्चे को टीवी के पास बिठा दिया गया और वो वहीं से अपनी इंफॉर्मेशन ले रहा है कि क्योंकि एब्सेंस है, कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्स से है, या कोई पेरेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो या ये कुछ भी कोई भी सिनेरियो हो सकता है आपका, तो दूसरा एक एब्सेंस है ऑल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन, कहीं और से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आप क्या कर रहे हो, बच्चा है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, मीडिया से। When media influence is indirect, it is difficult to pinpoint with other agencies of socialization. अब यहाँ पे मीडिया का जो है ना उसका when media influence is indirect, जब मीडिया का इन्फ्लुएंस है आपका इनडायरेक्ट पड़ रहा है, बच्चा जो देख रहा है टीवी में कोई अडॉप्ट कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट उसने इन्फ्लुएंस लिया। इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पिन करना, पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। This is particularly true when the media operates simultaneously in forming attitudes and opinions, so numerous factors are influential in determining how a child will come to see the world. अब ये एक ही बात की जा रही है कि किस तरह से उसको रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। बस ये पता है हमें कि द मीडिया स्पेशली टीवी हैव बिकम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, कि मीडिया एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये पूरे सोशलाइजेशन प्रोसेस में। कल्टीवेशन एनालिसिस। कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डेवलप एंड इंट्रोड्यूस समथिंग और टू इम्प्रूव समथिंग। हम कल्टीवेट कर रहे हैं कोई भी आइडिया, हम जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो कल्टीवेशन एनालिसिस जो है वो क्या होता है? कल्टीवेशन एनालिसिस states that the more time people spend living in the television world, the more likely they are to believe social reality aligned with the reality portrayed on TV. जितना टाइम जितना टाइम
पीपल जो है स्पेंड करेंगे, वो किस वर्ल्ड में रहने, जो टेलीविज़न वर्ल्ड है आपकी, जितना टाइम लोग टी उस वर्ल्ड में रहने की कोशिश करेंगे, मतलब जितना वो टेलीविज़न देखेंगे, उतना ज़्यादा वो वही बिहेवियर जो है अडॉप्ट करते जाएँगे, और उनका जो रियलिटी का जो उनका एक होता है ना, रियलिटी का जो उनका थिंकिंग, वो थ सोचना शुरू हो जाएँगे जो टीवी में दिखाया जा रहा है। तो जितना-जितना वो टीवी देख वो कल्टीवेट कर रहे हैं ना वहाँ से, वो आइडिया वो डेवलप कर रहे हैं, वो आइडिया कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ये कल्टीवेशन एनालिसिस जो थी, कल्टीवेशन एनालिसिस डेवलप्ड बाय जॉर्ज गर्बनर एंड हिज कलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इन्होंने ये आइडिया डेवलप किया था, सजेस्ट दैट heavy TV viewing cultivates perceptions of reality consistent विद द व्यू ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंटेड इन टीवी प्रोग्राम्स। यही बात की हमने कि हैवी टीवी व्यूइंग, जो लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं, वो अपना जो परसेप्शन है वही कल्टीवेट करते हैं, वही डेवलप करते हैं, जो टीवी में दिखाया जा रहा होता है। जो टीवी में दिखाया जा रहा होता है, वो उसी को कल्टीवेट, वही आइडिया, वही परसेप्शन, वही बिलीफ या वही रियलिटी वो परसीव कर वो कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक कल्टीवेशन एनालिसिस है, कल्टीवेशन थ्योरी है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये आप पूछा जाए कि कल्टीवेशन एनालिसिस को आप देखते हुए बताएं कि कैसे, एक एग्जाम्पल दें कि कैसे लोग जो है वही परसेप्शन अपना कल्टीवेट कर लेते हैं, कैसे एग्जाम्पल कैसे देंगे? तो इसकी एग्जाम्पल किसी भी तरीके से आप लोग दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है टीवी पे, तो लोग वही चीज अडॉप्ट कर रहे हैं। कोई एक आइडिया दिखाया जा रहा है, तो लोग उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी को कल्टीवेट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा लोग टीवी देख रहे हैं, उतना ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं कि जो टीवी में दिखाया जा रहा है, वो वही ठीक है और वही कुछ दुनिया में हो रहा है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल आप लोग इस तरह से दे सकते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं, बट एक आइडिया ये है इसका। Cultivation analysis concentrates on the long-term effects of exposure rather than the short-term impacts on attitude and opinions. अगर हम कल्टीवेशन एनालिसिस की बात करें, तो उसके जो है जो उसके इफेक्ट्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। उनका एक्सपोजर जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पे हो रहा होता है, रादर देन द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन। शॉर्ट टर्म आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता आपकी लाइफ में, या आपके एटीट्यूड जो चेंज हो रहे होते हैं, या जो आपके ओपिनियंस बन रहे होते हैं, उसमें वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ की बात की अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें, तो ये एग्जाम्पल इस तरह ली जाएगी कि हम दिखा रहे हैं, हम अपनी मॉडर्न दिखा हम लोग इस वक्त क्या चल रहा है, हमारे जो एक मॉडर्न वर्ल्ड है हमारी, उसमें जो भी एक इशू ले लें, कोई भी इशू दिखाया जा रहा होता है, उस इशू का आप लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट ज्यादा हो रहे होते हैं। अभी हम जो एक हम लोग एक एग्जांपल ले लें, जो नवाज शरीफ का एक केस था पूरा चलाया है, जो पूरी जो एक आइडिया था उनका, जो लीक जो हुआ पेपर्स वो तो अलग है, लेकिन उसके बाद पनामा लीक्स का जो पूरा एक था, उस वक्त तो दिखाया गया वो एक इफेक्ट, जो उसकी कल्टीवेशन जो दिखा रहे थे, उसके बाद उसका जो एक्सपोजर हुआ ना, वो बाद में उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट निकला कि उनको पूरा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा ऑब्वियसली, एंड ये पूरा तो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ। तो इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं। अगर कल्टीवेशन एनालिसिस की बात करें, लोग उस वक्त तो देख लेते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बाद में पता चलता है, उसका इफेक्ट जो है बाद में पता चलता है। तो कोई भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही दे दी थी, एक आइडिया आप लोगों को क्लियर करने के लिए, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो आपके एटीट्यूड्स का या आपके ओपिनियंस पे कैसे फर्क पड़ा कि बाद में जो है उनको वोटिंग के पूरे एक प्रोसेस पे फर्क पड़ा, और फिर उनको वोट कम मिले, और फिर दूसरी पार्टी ने जो है इलेक्शन विन कर लिया। एक हुआ ना, लोगों ने चेंज के, लोगों के एटीट्यूड में फर्क आया, क्योंकि ओपिनियंस बदले, तो उससे चेंज आया, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुए। Methodology. The first stage is careful study of TV content to identify predominant themes. अच्छा, एक मेथोडोलॉजी के थ्रू आप ये पूरा एक प्रोसेस चलता है कल्टीवेशन एनालिसिस में, एक मेथोडोलॉजी की जाती है, पूरा एक प्रोसेस होता है, फिर रिसर्च फाइंडिंग होती है। तो उसमें एक ये तरीका बताया गया कि किस तरह से इसको हम पहले उसमें क्या करते हैं कि एक स्टडी होती है टीवी कंटेंट के, टीवी में क्या कंटेंट दिखाया जा रहा है। दूसरा ये देखा जाता है कि टीवी पोर्ट्रेज आर रेदर एक एक आइडियल वर्ल्ड को पोर्ट्रे करती है टीवी, तो वो दिखाया जा रहा होता है, जो कि रियलिटी में वैसा नहीं हो रहा होता। स्टेप
टू स्टेप टू में आप क्या करते हैं कि एग्जामिन करते हैं व्हाट, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है किस तरह से ये एक मेथड है जिसमें कल्टीवेशन एनालिसिस के थ्रू, मेथडोलॉजी के थ्रू और रिसर्च फाइंडिंग की जाती है और फिर रिसर्च उनके पूरे प्रोसेस पे एक एंड के रिजल्ट पे पहुंचता है। रिसर्च फाइंडिंग है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द एविडेंस। फिर जब आपने रिसर्च की तो आपको पता चला कि आपका ये एक स्टडी थी और आपको कितने स्ट्रॉन्ग उस पर एविडेंस मिले। How strong is the evidence? Most findings suggest that among some people, TV cultivated distorted perception of the real world. यही हमने बात की। Other studies show the cultivation isn't limited just to children. अब यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन की बात करें तो एक अदर स्टडी जो की गई उसमें ये भी बताया गया कि सिर्फ इसके जो इफेक्ट्स हैं चिल्ड्रन तक नहीं हुए, इसमें ये क्राइम भी बढ़ा, वायलेंस भी बढ़ा। तो ये पूरे एक बताए जा रहे हैं कि इसी तरीके से मेथडोलॉजी के थ्रू और रिसर्च फाइंडिंग के थ्रू लोगों के बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड और उनका पूरा एक कॉज एंड इफेक्ट का एक एलिमेंट पता किया जाता है कि ज़्यादा टीवी देखने से कैसे लोगों के फिर बाद में ये टेक्निकल इनका डिसीजन लिया जाता है अबाउट द वे टीवी व्यूइंग एंड एटीट्यूड्स आर मेजर्ड कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फाइंडिंग। फिर पता किया जाता है कि किस तरह ये पूरा एक रिसर्च के थ्रू, क्योंकि हमने मैस कम्युनिकेशन में ये बार बार पढ़ा है कि ये कोई हमारे पास एक किसी भी एक रिसर्चर ने हमें ये पूरी थ्योरी नहीं दी है। डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स की हैं, उसके बाद एक कंबाइंड स्टडी है इनकी, एक कंबाइंड इनका प्रोसेस है पूरा और एक इनकी कंबाइंड इनकी मेहनत है जिसकी वजह से हमें मैथ कम्युनिकेशन की एक पूरी स्टडी मिली है। तो कल्टीवेशन एनालिसिस हमें समझ आ गया कि क्या वो एक आइडिया जो है कल्टीवेट कैसे करता है। जितना ज़्यादा इंसान जो टीवी में वर्ल्ड में जो भी हो रहा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देख रहा होता है और तो वही इंसान यही सोचने लगता है कि भाई यही रियलिटी है। कल्टीवेशन का मतलब ये है। एजेंडा सेटिंग, अब एजेंडा सेटिंग कैसे डिफरेंट है ये इस थ्योरी क्या कहती है। तो एजेंडा का मतलब तो हमें पता है कि एक एजेंडा जो है और वो सेट किया जा रहा है। द एजेंडा सेटिंग इफेक्ट मींस दैट व्हेन द मीडिया emphasize certain topic we we begin to perceive these issues as important। एजेंडा सेटिंग ये है कि मीडिया के थ्रू एक एजेंडा लोगों के माइंड में सेट किया जाता है क्योंकि मीडिया चूज करता है सर्टेन टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में मीडिया चूज करता है और उसके बाद हमें परसीव करने पे मजबूर करता है कि यही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो दुनिया में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी कि मीडिया में कुछ मीडिया आउट ऑफ कंटेंट तो होता ही नहीं है क्योंकि इतनी सारी चीजें जो है दुनिया में हो रही होती हैं, इतना कुछ हैपनिंग्स जो है दुनिया में हो रही होती है कि शॉर्ट ऑफ कंटेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ ना कुछ आके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो ही रहा होता है। तो मीडिया जो है समटाइम्स नेशनल लेवल पे और समटाइम्स इंटरनेशनल लेवल पे चूज करती है एक एजेंडा, एक टॉपिक जो है सर्टेन टॉपिक्स जो है उनको चूज करती है और फिर एजेंडा सेट करती है कि लोग इसी तरह से देखें कि यही इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है। और टू पैराफ्रेज one author, the media may not always be successful in telling people what to think, but they usually are successful in telling people what to think about। कुछ स्कॉलर्स के बिना पे, कुछ स्कॉलर्स ने तो ये भी कहा है या कुछ ऑथर हैं जो इन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया हमें ये सक्सेसफुली कामयाबी से लोगों को ये नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि किसके बारे में सोचना है और कैसे सोचना है। ये मीडिया हमें गाइड कर रहा होता है पूरा। एक एजेंडा है जो सेट किया जा रहा होता है। जनरली मोस्ट एजेंडा सेटिंग एग्जांपल्स स्टडीज एग्जामिन इंफॉर्मेशन बेस्ड मीडिया। जनरली जो कि पूरा जो एजेंडा सेटिंग की जो स्टडी हो रही होती है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड मीडिया से ली जा रही होती है। विद मच ऑफ द रिसर्च रिवॉल्विंग अराउंड पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड इश्यूज, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जा रही होती है किस पे पॉलिटिकल कैंपेन जो चल रही होती है या जो इश्यूज चल रहे होते हैं। Studies involve analyzing the content of media and asking voters about what they think are the key issues. The research to date suggests a relationship between personal agendas and the media agendas.
but these methods cannot prove a causal relationship. अब यहाँ पे दो रिलेशनशिप्स की बात की गई है, एक पर्सनल एजेंडा और एक मीडिया एजेंडा। मीडिया के थ्रू एजेंडा सेट किया जाता है या फिर पर्सनली जो एजेंडा सेट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मीडिया के थ्रू जो एजेंडा सेट किए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल इसकी हम ये भी ले सकते हैं कि अभी जो हमारे रिसेंट जो हमारे इलेक्शंस हुए थे, जो हमारी पूरी कैंपेन चली थी, उसमें दो हमारे जो मीडिया हाउसेस है वो दो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, एक जियो एंड एक ARY। तो जो ARY था वो पूरा एक एजेंडा सेट कर रहा था कि क्या कि उसने पूरी कैंपेन चलाई थी, उसने सिर्फ ये दिखाया था कि इमरान खान को आपने सपोर्ट करना है, ये सबको पता है। हमें हम एग्जाम्पल एज अ एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं और ये आप मेंशन भी कर सकते हैं बिल्कुल। और दूसरा अगर जियो की बात करें तो वो अपोजिट पार्टी थी और वो दूसरे तरीके से एजेंडा सेट कर रहा था। तो बोथ टीवी चैनल वर सेटिंग एजेंडास, वो दोनों जो टीवी मीडिया हाउसेस थे वो एजेंडा सेट कर रहे थे। और उन्होंने अब उसका ARY को क्या फायदा हुआ कि उन्होंने जब एजेंडा सेट किया तो उनको रिजल्ट मिला, उनको वोट मिले, उन्होंने लोगों के माइंड को जो है, जो वो उनकी जो परसेप्शन थी वो उनको बदला उन्होंने, और वो सक्सेसफुल रहे उसको बदलने में। एजेंडा सेटिंग रिसर्च हैज लेड टू टू रिलेटेड फील्ड्स। अभी जब इसकी फील्ड स्टडी की इसकी बात करें तो दो, एक तो होता है फ्रेमिंग और एक होता है एजेंडा बिल्डिंग। फ्रेमिंग कैसे करते हैं? फ्रेमिंग इज द वे अ न्यूज टॉपिक इज ट्रीटेड बाय द मीडिया। फ्रेम जैसे मीडिया जो है एक टॉपिक को फ्रेम करता है। दिस रिसर्च posits that the media not only tell us what to think about, but they also tell us how to think about it by the way the story is framed। फ्रेमिंग, जब मीडिया के थ्रू कोई भी न्यूज स्टोरी फ्रेम की जाती है तो मीडिया जो है क्या करता है, किस तरह मीडिया जो है हमें बताता है कि किस तरह सोचना है, बल्कि किसके बारे में सोचना है, बल्कि ये भी बताता है कि हमें सोचना किस तरह है किसी भी स्टोरी को, जो भी एक आइडिया फ्रेम किया जाता है। एक तो ये होता है। दूसरी चीज क्या है? एजेंडा बिल्डिंग। एजेंडा बिल्ड किया जाता है। एजेंडा बिल्डिंग एग्जामिन्स हाउ द मीडिया बिल्ड्स देयर एजेंडा ऑफ न्यूज वर्दी आइटम्स। कि मीडिया कैसे अपना एजेंडा जो है बिल्ड करता है कि कौन सी न्यूज वर्दी आइटम्स पे, यानी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, कुछ न्यूज वर्दी जो है न्यूज़ेस हैं, जिनको मीडिया जो है उन जो दिखा रहा होता है और उन पे एक एजेंडा पूरा बिल्डिंग चल रही होती है, एक प्रोसेस चल रहा होता है। Some factors that seem to have an impact include presidential press conferences। ये एक एग्जांपल दी हुई है कि ये पूरा एक PR एफर्ट्स, ये पूरी एक कंबाइंड एफर्ट होती है, और जर्नलिस्ट ओन consideration of what is important can also affect the media agenda as can online news and bloggers। एक जो जर्नलिस्ट, अगर मैं बात करूं, मैं ब्लॉगर एक कम्युनिटी है, उनका भी वो भी एक एजेंडा सेट कर रहे होते हैं, जो भी उनका एजेंडा होता है। या अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी अपनी अपनी थिंकिंग भी तो है, तो उनका अपना वो एक पर्सनल एजेंडा भी सेट कर रहे होते हैं, और लोगों के माइंड में वो परसेप्शन जो है वो बिठा देते हैं, जो भी टॉपिक वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस तरह लोगों के माइंड में एजेंडा सेट किया जाता है। यहाँ पे हमने बात की एजेंडा सेटिंग की। कल्टीवेशन की थ्योरी की, हमने कल्टीवेशन एनालिसिस की बात की। नेक्स्ट हमने बात की एजेंडा सेटिंग की। नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर, अ शॉर्ट हिस्ट्री। मीडिया के इफेक्ट्स बिहेवियर पे कैसे पड़ते हैं, एक शॉर्ट हिस्ट्री हमने यहाँ पे ले ली। द पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ द मास मीडिया स्पेशली रेडियो prompted much of the early research। एक पॉलिटिकल इफेक्ट हमने मास मीडिया की बात की है, मास मीडिया ने रेडियो को प्रोमिनेंट किया है, वो अर्ली रिसर्च की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लार्ज स्केल स्टडीज इन 1940s फाउंड दैट द मीडिया हैड लिटिल डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हमने बात की कि लार्ज स्केल स्टडीज की अगर हम बात करें, और ये 1940s के अराउंड की बात कर रहे हैं, तो मीडिया करने ये देखा गया कि मीडिया का बहुत बहुत कम इफेक्ट है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने उनके जो डिसीजन मेकिंग है जो वो ले रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज में, वो लिटिल डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ये हम 1940s की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पर्सनल इन्फ्लुएंस वाज मोर इम्पोर्टेंट। 1940s में मीडिया का जो इफेक्ट था वो कम था, और उसका इन्फ्लुएंस कम था डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, लेकिन पर्सनल इन्फ्लुएंस, उनका अपना जो पर्सनल जो एक थिंकिंग थी वो ज्यादा थी 1940s की बात करें, जो वो सोच रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात ये है
कि अगर एक मीडिया है पोर्ट्रे कर रहा था, किसी पर्सनैलिटी को वोट देना है, इसी को इलेक्ट करा के हमने जितवाना है, तो मीडिया जो पोर्ट्रे कर रहा था या जो मीडिया जो है बता रहा था कि आपने इसी को डिसीजन मेकिंग में मीडिया जो है वो आपको एक एजेंडा सेट कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि उस वक़्त 1940s में ये कम था। जबकि एक इंसान जिसका उसका जो अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस है, जो उसकी पर्सनल थिंकिंग है, वो नहीं उसने ये सोचा नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ मैंने इसी इंसान को वोट देना है। तो ये 1940s की बात कर रहा है। लेकिन द ग्रोथ ऑफ टीवी ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s शिफ्टेड द रिसर्च फोकस टू यंग पीपल। ये जो ग्रोथ टीवी की ग्रोथ के साथ-साथ हम 1940s 1950s एंड 60s की बात करें, तो वो शिफ्ट हो गई। रिसर्च जो थे उनका फोकस जो हो गया ज़्यादा वो यंग पीपल हो गए एंड लार्ज सर्वे शोड टीवी could influence children's values and perception of the world। पहले हमने 1940s की बात की, वहाँ पे हमें पता क्या चला कि जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। लेकिन जैसे-जैसे टीवी की ग्रोथ होती गई 1940s से लेके 1960 में, तो रिसर्चर्स ने उनका जो माइंड था वो शिफ्ट हो गया, उन्होंने यंग पीपल को फोकस किया और लार्ज सर्वे के नतीजे में उनको ये पता चला कि जो चिल्ड्रन है, उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिए हैं वैल्यूज़ एंड परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड जितना ज़्यादा वो टीवी देख रहे हैं। तो जो टीवी में दिखाया जा रहा है चिल्ड्रन उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इसी तरह से उनकी वैल्यूज़ और उनके परसेप्शंस जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। एज़ वेल एज़ एडवर्सली अफेक्ट सोशल रिलेशनशिप्स एंड द स्किल टू सक्सीड इन स्कूल। अब यहाँ और एज़ वेल एज़ उनका जो इफ़ेक्ट है सोशल रिलेशनशिप उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो और उनकी जो स्किल्स टू सक्सीड इन स्कूल है वो भी चेंज होती गई, उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता गया, किस पे? टीवी देखने से। टीवी का इन्फ्लुएंस लिया यहाँ पे चिल्ड्रन ने। Concern for and research about the media violence took center stage during the 1970s, 80s and 90s। एक जो रिसर्चर्स जो थे उनका जो कंसर्न हुआ मीडिया वायलेंस का कि मीडिया तो यूज कर रहे हैं, टीवी तो लोग देख रहे हैं, मीडिया तो लोग यूज कर रहे हैं, उसमें वायलेंस कितना ज्यादा वो और ज्यादा उनमें वायलेंस का एक फैक्टर पाया जा रहा है और ज्यादा। तो ये स्टडी जो है जो इसका कंसर्न जो है वो देखा गया, सेंट्रल स्टेज बना 1970s में, 1980s में और 1990s में। द इम्पैक्ट ऑफ टेलीवाइज्ड वायलेंस, क्योंकि मास मीडिया का बिहेवियर पे चेंज हो रहा है। मास मीडिया जब कोई भी पर्सन जो है वो मास मास मीडिया जब देख रहा है तो उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो इम्पैक्ट ऑफ टेलीवाइज्ड वायलेंस, कैसे जब टीवी में वायलेंस दिखाया जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो बता रहे हैं। Whether or not television viewing prompts violent or other antisocial behaviors is a complicated issue। ये कह रहा है कि whether or not कि टेलीविजन देखना एक और वायलेंट दिखाना टेलीविजन में और जो एंटी सोशल बिहेवियर है आपका, वो दोनों ये सारे एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर। इसका कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम मीडिया यूजेज का फर्क आ रहा है कि लोग वायलेंस तो दिखाया जा रहा है लेकिन इंडिविजुअल कैसे मीडिया को यूज़ कर रहा है, हाउ ही और शी यूजेस मीडिया, तो मीडिया को कैसे यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे एक माइक्रो लेवल की बात आ जाती है। तो कोई प्रॉपर हमें आंसर नहीं मिलता। येट एनालाइजिंग रिसर्च डेटा हेल्प्स रिसर्चर्स अराइव एट द वेरियस कंक्लूजन। क्या किया जाता है फिर रिसर्च जो होते हैं वो रिसर्चर्स जो होते हैं वो रिसर्चेस करते हैं और उसके नतीजे में वो कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। Survey results. Though it is difficult to summarize decades of survey, this conclusion may come closest to being the most representative. The evidence to date indicates that there is a significant correlation between the viewing of violent TV programs and aggressive behavior in day-to-day life। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब ये रिसर्चर्स ने रिसर्चेस की तो फिर एक एविडेंस हमें मिला और एविडेंस हमें क्या मिला कि जब जितनी ज़्यादा व्यू हम टीवी में वायलेंस जो देखते हैं या जितना ज़्यादा टीवी वायलेंट जो टेलीविजन में प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जितना ज़्यादा हम उन प्रोग्राम को देखते हैं तो हमारे बिहेवियर में अग्रेसिवनेस आ जाती है और वो डे टू डे जो हमारी लाइफ होती है हम और ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं इसकी वजह से। फिर एक बताया गया कि पैनल स्टडी के थ्रू कैसे इसे बताया गया। तो द 5 पैनल्स वर कंसिस्टेंट ऑन 2 फाइंडिंग्स।
5 पैनल जो है वो पैनल्स को बिठाया गया और उसके बाद एक रिजल्ट जो है उनको एक कंसिस्टेंट जो उनको 2 रिजल्ट मिले और वो क्या रिजल्ट मिले थे? द रिलेशनशिप बिटवीन द व्यूइंग ऑफ वायलेंस एंड अग्रेसिव बिहेवियर्स टेंड टू बी वीक। एक वीक मिला कि एक तो वीक बिहेवियर मिला। दूसरा ये देयर वाज़ अ पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी circularity, sorry, in causation. Viewing violent TV caused some children to become more aggressive and being aggressive caused them to watch more violent. अच्छा, दो जब इन्होंने ये पैनल स्टडी बिठाई गई तो उसके उनको दो रिजल्ट उनको प्रोमिनेंट दो रिजल्ट मिले। उसमें क्या था? एक तो ये कि एक इनका जो टीवी देखने से इस तरह नहीं है कि ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, तो वो जितना उसमें अग्रेशन था वो उतना ही ज़्यादा उसने अडॉप्ट किया। दूसरा ये है कि एक दूसरा उन्होंने ये भी उसके रिज़ल्ट में उनको फाइंडिंग में ये मिला कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखना शुरू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा वॉयलेंट प्रोग्राम हमने देखना शुरू कर दिए, तो और ज़्यादा जो है इंसान का बिहेवियर जो है अग्रेसिव हो गया। जितना ज़्यादा टीवी देखना शुरू कर दिया उतने ज़्यादा अग्रेसिवनेस आती गई। Taken together, panel study seems to suggest a mutual casual connection between watching TV violence and performing aggressive acts. उसके बाद जब इन्होंने एक पैनल स्टडीज ने जो उनका एक सजेस्ट इनका एक म्यूचुअल जो इनका कैजुअल कनेक्शन उन्होंने देखा कि टीवी वायलेंस एंड परफॉर्मिंग अग्रेसिव एक्ट्स साथ साथ चल रहे थे कि मतलब टीवी देखा और वायलेंस वहां से लिया और फिर उनके बिहेवियर में अग्रेसिवनेस आने लगी. This connection is small and influenced by individual एंड कल्चरल फैक्टर्स. अब ये जो एक स्मॉल कनेक्शन है वो इन्फ्लुएंस किसके बारे में कि इंडिविजुअल की अपनी थिंकिंग कैसे है कि उसने अडॉप्ट किया या नहीं किया वॉयलेंस, या फिर उसके कल्चर कैसा है कि कल्चर उसको उस चीज से रोक रहा है, वॉयलेंस जो है एक उसको अग्रेसिवनेस से रोक रहा है कि नहीं रोक रहा. तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट थिंकिंग थी और उनका कल्चरल जो इनके फैक्टर है वो अलग अलग थे. इनका भी एक कनेक्शन आ जाता है इसमें, देखा गया. The catharsis versus stimulation debate. The two rival theories have been developed to explain the impact of media violence on audience. ये जो टू थ्योरीज हैं, ये एक कैथारसिस व्यू एंड स्टिमुलेशन जो एक डिबेट जो है इनको कंपेयर किया गया और उससे देखा गया कि इम्पैक्ट ऑफ मीडिया वायलेंस कि कैसे जो है मीडिया वायलेंस इम्पैक्ट करता है ऑन ऑडियंसेस पे. द फर्स्ट इज कॉल्ड कैथारसिस थ्योरी and can be tracked back to Aristotle. This theory holds that viewing scenes of aggression can actually purge the viewer's own aggressive feelings. People who watch violent content might end up less likely to commit violence. जो इस जहाँ हमने हमने यहाँ पे बात की है, अगर इस तरह पूछा जाए, एक एग्जामिनर आपसे पूछे कि इम्पैक्ट ऑफ मीडिया वायलेंस कैसे इम्पैक्ट करता है मीडिया वायलेंस जो है ऑडियंसेस पे, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि आप लोग उसको एग्जाम्पल के थ्रू आप कह सकते हो कि टू जो थीरीज हैं, एक कैथारसिस व्यू है और एक स्टिमुलेशन डिबेट है, इसको कंपेयर करके. तो कैथारसिस जो है, कैथारसिस थ्योरी क्या कहती है कि पीपल जितना ज्यादा वॉयलेंट कंटेंट देखते हैं वो एंड अप लेस लाइकली टू कमिट वॉयलेंस. वो उनको सेटिस्फाई कर देता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कमिट वायलेंस नहीं कमिट करते. तो दिस थ्योरी होल्ड्स दैट द व्यूइंग सीन्स ऑफ अग्रेशन, जो सीन्स ऑफ अग्रेशन होते हैं, कैन एक्चुअली पर्च, जो उनकी पर्च करते हैं व्यूअर्स ऑन अग्रेसिव फीलिंग्स, उनको तस्कीन देते हैं कि भाई उन्होंने अग्रेशन देख लिया, वो सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद उन्होंने वो वायलेंस जो है वो कमिट नहीं करेंगे. ये तो एक कैथारसिस व्यू है. सेकंड अप्रोच क्या है? द सेकंड अप्रोच स्टिमुलेशन थ्योरी holds that opposite view and suggests that seeing scenes of violence will actually encourage an individual to behave more violently afterwards. दूसरी जो है स्टिमुलेशन डिबेट, अगर स्टिमुलेशन थ्योरी की बात करें तो वो क्या एक अपोजिट व्यू देती है और सजेस्ट क्या करती है कि जितने ज़्यादा वायलेंट सीन्स जो हम वायलेंट कंटेंट देखेंगे या जैसे सीन्स ऑफ वायलेंस देखेंगे तो वो इनकरेज करेगा इंडिविजुअल को और ज़्यादा वायलेंटली बिहेव करने लगेंगे आफ्टरवर्ड. तो दो अप्रोचेस हैं, एक कैथारसिस और स्टिमुलेशन को आप मिक्स कंपेयर कर सकते हो और इम्पैक्ट ऑफ मीडिया वायलेंस ऑन ऑडियंस आप डिटेल में से बता सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो डिफरेंट. The result of numerous studies in these areas conclude that watching media violence does tend to stimulate aggressive behavior. जब
इन स्टडीज़ को देखा गया तो हमें कंक्लूजन क्या मिला, हम क्या कंक्लूड किया कि जितना ज़्यादा मीडिया को देखा गया, उतना ज़्यादा वॉयलेंस जो है जो जितना ज़्यादा मीडिया में वॉयलेंस देखा गया, उतना ज़्यादा स्टिमुलेट हुआ आपका अग्रेसिव बिहेवियर। देयर इज़ लिटिल एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ फॉर कैथारसिस। मतलब बहुत ही कम जो है एविडेंस हमें मिला कैथारसिस का। ज़्यादा स्टिमुलेशन थ्योरी जो कहती है, उसको इन्होंने वो ज़्यादा जो है लोगों ने देखा कि जितना ज़्यादा लोगों ने वॉयलेंट कंटेंट देखा, उतना ज़्यादा उन्होंने उनके बिहेवियर और ज़्यादा वॉयलेंटली आफ्टरवर्ड उनका बिहेवियर जो है चेंज होता गया। फील्ड एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो पीपल इन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स आर स्टडीड इन देयर। अच्छा, ये एक कैसे फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक एग्जांपल दी गई है। हाउ कैन वी कंक्लूड, अब हम इसका कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं? तो no one study or group of studies can make any definitive conclusion. A consistent thread seems to run through most experiments about watching TV violence and aggressive behavior. Taken as a whole, अगर हम इसको एक summarize करें, अगर हम इस पूरी बात को देखें तो हमने एक taken as a whole क्या देखा? These results encourage a tentative acceptance of the proposition that watching violence on TV increases aggressiveness on the part of at least some viewers. Yet, while the effects might be weak or small, they are not necessarily trivial. कंक्लूजन हमने ये देखा कि भाई वॉचिंग टीवी वायलेंस इंक्रीज करता है अग्रेसिवनेस ऑन द पार्ट ऑफ एटलीस्ट सम पीपल, सम व्यूवर्स। कुछ जो व्यूवर्स हैं उनमें तो इंक्रीज करता है कि उनका जो बिहेवियर है और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। बाकी कुछ का अगर हम कंपेयर करें तो उनका जो है वीक और स्मॉल कनेक्शन होता है और उनको कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने वॉयलेंस से रिलेटेड कुछ कंटेंट देखा या वॉयलेंट कंटेंट अगर उन्होंने देखा भी है तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका थिंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उनके बिहेवियर में कोई फर्क पड़ा। दूसरी हमारी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो गेम वायलेंस। वीडियो गेम वायलेंस, इस पे एक पूरा क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब वायलेंट वीडियो गेम्स हैव रेज्ड मेनी ऑफ द सेम कंसर्न्स एज वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स हैव। वायलेंट वीडियो गेम्स हैं, उसने इसी तरह एक कंसर्न रेज किया है जिस तरह वायलेंट टीवी प्रोग्राम ने किया था। कि वायलेंट टीवी प्रोग्राम जब हम देख रहे थे, जितनी ज्यादा व्यूवर जो है वो एक्सपोज हो रहा था वायलेंट कंटेंट पे, तो उस पे उतना ज्यादा वो अग्रेसिवली और बिहेव कर दिया था। या फिर हमने एक इसमें हमने कंपैरिजन किया दो थ्योरीज का, एक कैथारसिस व्यू तो जो था और एक स्टिमुलेशन डिबेट की हमने बात की। ये हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हमने बात की है वायलेंट वीडियो गेम। वीडियो गेम्स खेलने से, जो कि वॉयलेंट वीडियो गेम खेलने से कैसे बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ रहा था आपका, कैसे बिहेवियर आपका चेंज हो रहा था, कैसे एंटाई सोशल बिहेवियर की तरफ जा रहे थे, उसकी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अगर ली जाए तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो हम बात करेंगे इसकी ब्लू वेल की थी। हमें इतना ज्यादा हमें आइडिया नहीं है कि क्या पूरा उसका एक पूरा सिस्टम चल रहा था या क्या, लेकिन उसके उसके खेलने के बाद जितनी डेथ, जितना टोटल उसका एक आया था वो काफी ज्यादा था। सेकेंडली एग्जाम्पल हम उसकी दे सकते हैं, पबजी खेलने के बाद अभी 2 days अगो 18 ईयर ओल्ड ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो ये एक वॉयलेंस का फैक्टर है, एक बिहेवियर का चेंज है जो कि जो भी वीडियो गेम्स जो भी प्लेयर्स हैं उनमें पाया जा रहा है। तो बिहेवियर है उनका चेंज हो रहा है, वो और ज्यादा एंटी सोशल हो रहे हैं। एंटी सोशल के बिहेवियर की एग्जांपल ये ले लें कि जितना ज्यादा मैं गेम्स खेल रही हूँ, मैं खेलती जा रही हूँ, तो मैं बाकी चीजों को इग्नोर कर रही हूँ, मैं दूसरे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को इग्नोर कर रही हूँ और मैंने एंटी सोशल बिहेवियर अपना लिया है और मैं गेम खेल रही हूँ और खेल रही हूँ। तो वॉयलेंस का जो फैक्टर है, या कह ले वीडियो गेम वॉयलेंस का इफेक्ट जो है अब बहुत ज्यादा पड़ रहा है। उसकी एग्जांपल्स के साथ आप उसको दे सकते हो, पॉजिटिविटी भी बता सकते हो, उसकी नेगेटिविटी भी बता सकते हो, अपनी अपनी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से आपने उसको आंसर करना होगा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है encouraging pro-social behavior. While most media research has concentrated on the investigating the potential negative effects of media consumption by some people, some scholars began examining the positive effects the media might have on people. यहाँ पे क्या करें, encouraging pro-social behavior. कुछ जो रिसर्चर्स थे यहाँ तो उन्होंने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स की बात की है, जितने भी हमने देखा वो नेगेटिव इफेक्ट्स थी।
कुछ जो रिसर्चर्स थे या स्कॉलर्स थे, उन्होंने पॉजिटिव इफेक्ट्स बात की है। पॉजिटिव इफेक्ट द मीडिया माइट हैव ऑन पीपल, के कुछ जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो मीडिया के लोगों पे होते हैं वो कौन से हो सकते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर्स कॉल्ड प्रो सोशल बिहेवियर कैन इंक्लूड एक्शंस सच एज कोऑपरेशन, शेयरिंग, सेल्फ कंट्रोल एंड हेल्पिंग। कि मीडिया का जो इम्पैक्ट हुआ या मीडिया का जो इफेक्ट हुए, पॉजिटिव इफेक्ट हुए, उससे क्या हुआ, कोऑपरेशन बढ़ी, शेयरिंग बढ़ी, सेल्फ कंट्रोल आया, हेल्पिंग नेचर आपकी डेवलप हुई। तो आपके नेचर में क्या चेंज आई कि आपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। आप मीडिया में देख रहे हो, आप देख रहे हो एक फ्रेंड एक माहौल पूरा कोऑपरेशन का है, या कुछ बिजनेस रिलेटेड एक प्रोग्राम है, तो वो हमें क्या सिखा रहे हैं, कोऑपरेशन सिखा रहा है, या कोई शेयरिंग है, फैमिली वैल्यूज शेयर कर रहे हैं, या कल्चर शेयर कर रहे हैं, या सेल्फ कंट्रोल है, आपके अंदर और ज्यादा सेल्फ कंट्रोल आता गया जितना आपने टीवी देखा है, या पॉजिटिविटी की बात की जा रही है बेसिकली, और आपका और भी ज्यादा हेल्पिंग नेचर जो है आपने डेवलप किया। Experiments. Lab experiments have shown that films and TV programs can affect a young child's self-control, cooperation, sharing and helping. जब हमने इस बात की थी कि दो तरीके से हम लोगों ने रिजल्ट पे पहुंचे, या तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, या हमने सर्वे मेथड लिए, या हमने यहाँ पे हमने लैब के एक्सपेरिमेंट की बात की। जब लैब में एक्सपेरिमेंट हुए, फिल्म्स दिखाई गई लोगों को या टीवी प्रोग्राम्स दिखाए गए, उसमें पता लगा कि जो यंग जो चाइल्ड है उसका माइंड जो है जब उसने वो टीवी प्रोग्राम्स देखे या उसने वो फिल्म्स देखी, तो उसके अंदर और ज्यादा सेल्फ कंट्रोल आ गया, उसने कोऑपरेशन सीखी, उसने शेयरिंग सीखा, उसने हेल्पिंग कैसे एक दूसरे के टुवर्ड्स हेल्प कैसे करते हैं, उसने ये अडॉप्ट किया। सर्वे सर्वे रिसर्चर्स हैव examined a wide range of children's pro-social behavior, both by asking children or their parents and teachers. एक तो एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको टीवी प्रोग्राम दिखाया गया, दूसरा ये है कि उसको सर्वे किया गया। जब सर्वे किया गया तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए, कुछ चिल्ड्रन से पूछे गए, कुछ उनके पेरेंट्स से पूछे गए और कुछ टीचर से पूछे गए, तो उसमें एक प्रो सोशल बिहेवियर जो है वो देखा गया। रिसर्च रिजल्ट, अब जब ये पूरा रिजल्ट एक रिसर्च जो की गई थी उस पर जो उसका रिजल्ट आया, उस पर क्या देखा गया, जनरलाइजिंग अबाउट रिजल्ट ऑफ रिसर्च इज डिफिकल्ट बिकॉज द टर्म प्रो सोशल बिहेवियर कवर्स मैनी एरियाज। अगर हम कहें कि इसका रिजल्ट क्या आया या उसका रिसर्च रिजल्ट क्या आया, तो हम इसको कह सकते हैं कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर हुआ, क्योंकि बिहेवियर जब हम बात करें प्रो सोशल बिहेवियर की, तो वो कवर करता है मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। वन रिव्यू दैट एग्जामिन 34 studies indicated a moderate short-term impact of exposure to pro-social material. ये देखा गया कि कुछ 34 स्टडीज थी, उसको उन्होंने देखा कि हाँ ये शॉर्ट टर्म एक इम्पैक्ट होता है, उनका एक्सपोजर होता है प्रो सोशल मटेरियल से। तो ये सारी एक चीजें रिसर्च रिजल्ट देखा गया। ये हम लोग क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि आप बताएं कि प्रो सोशल बिहेवियर में किस तरह पॉजिटिवली इफेक्ट करता है मीडिया, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है अदर बिहेवियरल इफेक्ट्स, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट। हमें पता है कि मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट की जाती है, और हमें पता है कि पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है। जब आप लोग आगे इंशाल्लाह फर्दर पढ़ोगे तो ब्लैक, व्हाइट एंड मिक्स्ड एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोपेगेंडा किया जाता है। ब्लैक प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल ब्लैक प्रोपेगेंडा की तरह होता है, व्हाइट प्रोपेगेंडा जिसमें फेक बातें की जाती हैं, और मिक्स प्रोपेगेंडा की क्या होता है, जिसमें ग्रे प्रोपेगेंडा जिसको हम कह रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि आधा सच होता है और आधा झूठ। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोपेगेंडा भी किया जाता है और नेगेटिव एडवर्टाइजिंग भी की जाती है। Recent political campaigns have centered attention on negative political advertising. Many speculated that negative advertising would turn off voters. एक एग्जाम्पल दी गई है कि मीडिया के थ्रू जब नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो क्या होता है, वो टर्न ऑफ वोटर्स जो है, वोटर्स जो है जिन्होंने वोट देने चाहते हैं वो कि उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन में वोट देने, जब नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो वो टर्न ऑफ हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से उनका जो वोट होता है, जो उन्होंने जिस भी पार्टी को देना होता है, वो शिफ्ट हो जाता है किसी और पार्टी की तरफ। मेक देम डिस्ट्रस्टफुल ऑफ पॉलिटिक्स एंड मेक देम लेस इंक्लाइंड टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। जब नेगेटिव एडवर्टाइजिंग की है
तो क्या होता है उससे, एक तो आपका वोटर है उसने अपना माइंड बदल लिया, दूसरा ये है कि उसका जो ट्रस्ट था पॉलिटिक्स से वो डिस्ट्रस्टफुल हो गया, उसका बिहेवियर में ये फर्क पड़ा, और उसका जो इंटरेस्ट था पॉलिटिकल प्रोसेस में वो भी कम हो गया जब नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो एग्जाम्पल दी जा रही है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ दोज fears have not been supported by the research. Negative political advertising does not seem to have much of an effect on voter aside from reinforcing already polarized views on candidate issues. However, some recent research seems to indicate that candidates who use a lot of negative ads receive a lower proportion of the vote. यहाँ पे एक बात की जा रही है कि जब नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो वो किस तरह से असरअंदाज होती है जो आपका वोटर है उसके बाद। मास मीडिया एंड वोटर चॉइस, जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आप बताएं मास मीडिया का इफेक्ट जो है वो अदर बिहेवियरल इफेक्ट्स पे कैसे होता है, तो आप उसमें नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल दे सकते हो। आप नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हो कि मास मीडिया एंड वोटर चॉइस, ये जब मास मीडिया की बात हो रही है और वोटर चॉइस की बात होती है, इफेक्ट्स ऑफ द मास मीडिया ऑन वोटर चॉइस व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ कैंडिडेट टू वोट फॉर। द मास मीडिया फंक्शन along with many other factors both social and psychological to affect a person's choice। जब हम बात करते हैं वोटर्स चॉइस की, तो मास मीडिया जो है इस तरह से एजेंडा सेट करता है या इस तरह से इफेक्ट करता है जिसकी वजह से जो वोटर होता है वो चूज करता है अपने कि उसने किस इंसान को वोट देना है या किस पर्सनैलिटी को उसने वोट देना है। Some generalizations can come however be made conservation conversion कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन का मतलब है कि माइंड शिफ्ट कर देता है। मीडिया के थ्रू जो पूरा एक एडवर्टाइजिंग के थ्रू या फिर जो पूरी उनकी कैंपेनिंग जो चल रही होती है उसके थ्रू कन्वर्जन हो जाती है, किसकी माइंड की कन्वर्जन हो जाती है। वोट उसने देना था फॉर इंस्टेंस पीपी को, उसने दे दिया पीटीआई को, तो कन्वर्जन हो गई। और किस तरह हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हुई, और किस तरह हुई, कैंपेनिंग जैसी चली उस तरह हुई। तो मास मीडिया का जो इफेक्ट हो रहा है वो किस तरह वोटर की जो चॉइस पे उसका किस तरह फर्क पड़ रहा है, असरअंदाज हो रहा है। नेक्स्ट है, फॉर मोर कॉमन आर टू इफेक्ट्स दैट हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन वोटर चॉइस। ये दो जो इफेक्ट्स की अगर बात करें उसकी डायरेक्ट जो बेयरिंग होती है किस पे, वोटर चॉइस पे पड़ती है। reinforcement or strengthening support of existing attitudes and opinions and crystallization, दो चीजें जिनकी वजह से इफेक्ट होता है आपका वोटर चॉइस पे फर्क पड़ता है। televised debates, research into the effects of presidential debates suggests that they have actually had little effect other than reinforcing previously held opinion on the candidate। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी गई है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स की बात की गई है, यहाँ पे हमने टेलीवाइज डिबेट्स की बात की है, पूरा जो एक वोटर चॉइस पे कैसे फर्क पड़ रहा है उसकी बात की गई। यहाँ पे टेलीविजन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पॉलिटिशियंस, यहाँ पे बिहेवियर ऑफ पॉलिटिशियंस की बात की जा रही है, एग्जाम्पल्स ही है सारी जो यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट है रिसर्च अबाउट द सोशल इफेक्ट्स ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पे रिसर्च की गई है कि किस किस तरह इंटरनेट का इफेक्ट होता है या सोशल इफेक्ट होता है उसकी ऑडियंस पे या लोगों पर। रिसर्च इनटू द इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट यूज इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस बट टू ट्रेंड्स इन इंटरनेट स्टडी कैन बी आइडेंटिफाइड। द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट यूज ऑन द अदर मीडिया, और दूसरा है द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेट यूज एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट। मीडिया का जो इफेक्ट जो मीडिया का है या इंटरनेट की पर्टिकुलरली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो लोगों पर किस तरह हो रहा है। एक तो पहली ये चीज है कि इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट यूज ऑन अदर मीडिया, दूसरे मीडिया पे इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट का क्या असर पड़ रहा है। द इंटरनेट सीम्स टू हैव हैड द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन टीवी यूजेज। द इंटरनेट इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दो दो पर्सपेक्टिव है, एक तो ये कि इंटरनेट का इम्पैक्ट दूसरे मीडिया पे कैसे हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि जब हम देखा गया या अब अगर हम देखें तो हमारा जो है इंटरेस्ट की अगर हम बात करें या इम्पोर्टेंस हमारी नज़र में इस वक्त इंटरनेट की ज़्यादा है। मैंने अगर कोई न्यूज़ देखनी है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 9 बजे की जो है पूरे न्यूज़ देखूंगी, पूरा बैठ के मैं देख रही हूँ और पूरा
टीवी का मैंने वहां पे क्या हुआ, मैंने वहां प्रेफर किया इंटरनेट। मैं इंटरनेट पे गई, मैंने 9 बजे का जो भी न्यूज था उस पे मैंने पर्टिकुलरली टॉपिक लिखा और मैंने देखना शुरू कर दिया। तो एक डिफरेंस तो आया ना, एक इफेक्ट तो आया ना, जो कि टीवी यूसेज पे पड़ा। मैं जहाँ टीवी देखती थी वहां मैं इंटरनेट यूज कर रही हूँ। तो इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट यूज ऑन अदर मीडियम, एक तो ये हुआ कि अदर मीडियम पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेट यूज एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट। अब ये है कि रिलेशनशिप कैसा है इंटरनेट जो यूज करा है उसका और एक सोशल इन्वॉल्वमेंट में। सेवरल अर्ली स्टडीज हैव गिवन contradictory results. As such, it's too early to conclude how or even if heavy internet usage affects one's involvement with personal or social relationships. Survey tend to support that rich get richer model. यहाँ पे रिच गेट रिचर मॉडल एक इसका जो है वो लिया गया कि जो इंट्रोवर्टेड पीपल थे वो और ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए। यहाँ पे हम सोशल इन्वॉल्वमेंट की बात करें क्योंकि मैं इंटरनेट और ज्यादा यूज करने लगी। मैंने नेटफ्लिक्स डाउनलोड किया, मैंने टीवी मैंने जो है लाइन से डॉक्यूमेंट्रीज, मैंने लाइन से सीरीज देखना शुरू कर दी। तो क्या हुआ, मैं और ज्यादा जो इंट्रोवर्ट मेरे अंदर जो बिहेवियर था, मैं और ज्यादा इंट्रोवर्टेड हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिच गेट रिचर का एक मॉडल की डिस्कशन की है कि रिच जो है वो रिच और ज्यादा रिच होता गया। तो मैं इंट्रोवर्टेड ऑलरेडी थी, मैं और ज्यादा होती गई। या फिर मैं एक्सट्रोवर्टेड पीपल थी, मैं और ज्यादा, मैंने जितने टीवी देखे, जितने भी प्रोग्राम्स देखे, मैंने लोगों से ज्यादा डिस्कस करना शुरू कर दिया, मैं और ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड हो गई। तो यहाँ पे कि ये रिलेशनशिप एक तो इंटरनेट का किससे सोशल इन्वॉल्वमेंट में इस तरह से पड़ा, और एक इम्पैक्ट इंटरनेट का पड़ा दूसरे अदर मीडियम पे कैसे पड़ा। दो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन द फ्यूचर सोशल इम्पैक्ट। कम्युनिकेशन फ्यूचर में क्या होगा, कम्युनिकेशन का फ्यूचर में क्या एक इम्पैक्ट होगा, सोशल इम्पैक्ट इसका क्या होगा। थ्रेट टू प्राइवेसी, नंबर वन तो ये है कि वो एक थ्रेट होगा प्राइवेसी पे। वाइल द एडवेंट ऑफ न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द explosion of harvesting personal information about us have contributed to our own benefits as well as societies, there are just as many troubling issues that information exchange rises. Information is getting to be uncomfortably easy to find and access through centralized computer database. कम्युनिकेशन जो है फ्यूचर में उसका एक सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कि जब हम मास मीडिया यूज कर रहे हैं इस न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, ये एक थ्रेट है हमारी प्राइवेसी का। थ्रेट कैसे है हमारी प्राइवेसी का कि हमें कम्युनिकेट करना होता है, डिफरेंट हम लोग चीजें यूज कर रहे होते हैं। हम आईडी बनाते हैं, हम पासवर्ड हम रखते हैं, हम उसमें अपना डिटेल्स देते हैं, तो एक प्राइवेसी को थ्रेट तो है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमें शॉपिंग करनी होती है तो हम कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं ना बायर और सेलर से। और दराज है, अब हम दराज से कुछ चीज ऑर्डर करेंगे तो बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है ये। तो क्या ये थ्रेट नहीं है हमारी प्राइवेसी को? तो इसका सोशल इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि हमारा जो डेटाबेस है वो कंप्यूटर में हमने फीड कर दिया, हमने क्या किया, हमने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, हमने बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, हमने ये सारी चीजें दे दी कि अगर इस वक्त भी मैं अगर आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरे पहले आईडी बनी होगी, इस तरह पूरा एक प्रोसेस। तो ये थ्रेट टू प्राइवेसी है, एक तो ये सोशल इम्पैक्ट है इसका। फ्रेगमेंटेशन एंड आइसोलेशन। फ्रेगमेंटेशन मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ जाना, आइसोलेशन अकेलापन एडॉप्ट कर लेना। मास मीडिया आर इंक्रीजिंगली सर्विंग द नीड्स ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, thus डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड मोर सेलेक्टिव कंटेंट एक्सपोजर। अब यहाँ पे जब इतना ज्यादा कंटेंट एक्सपोजर है, आपके मास मीडिया में डिफरेंट कंटेंट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यूट्यूब पे अगर हम गए तो कितना कंटेंट है, हर तरीके का कंटेंट है यूट्यूब में। किसी को एजुकेशनल बेस्ड है, कुछ इंटरटेनमेंट बेस्ड है, तो हर तरह का कंटेंट हमें यूट्यूब पे मिल रहा है। तो अलग अलग लोग हैं, उनकी अपनी स्पेशलाइज्ड ऑडियंस है और उसकी नीड्स भी डिफरेंट है। मैंने अगर जाना है, मैंने कम्युनिकेशन पढ़ना है, मैं कम्युनिकेशन जाऊंगी। किसी ने कोई ड्रामा देखना है, वो ड्रामा इंटरटेनमेंट के लिए जाएगा। तो हम लोग फ्रेगमेंट्स में बढ़ गए ना, ग्रुप्स में बढ़ गए, और हम और ज्यादा आइसोलेशन की तरफ चले गए। मैंने यही बात की कि अभी मैं लगाऊं अपना कोई भी प्रोग्राम और देखना शुरू कर दूं, बैक टू बैक एपिसोड्स देखना शुरू कर दूं। तो एक तो मैं आइसोलेट कर लिया मैंने लोगों को अपने आप से, दूसरा ये कि मैं फ्रेगमेंट में बढ़ गई, अपना बढ़ गई, सॉरी। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में हम लोग बढ़ गए। और ये क्या हुआ, मीडिया यूज करते हुए, मीडिया ये जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है हमारी जो सोशल बिहेवियर पे, हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं।
If this trend continues, it could result into smaller and smaller interest group with little in common with the rest of society. अगर ये बढ़ता गया, अगर ये चीज बढ़ती गई, तो जो आपकी सोसाइटी है वो स्मॉलर स्मॉलर ग्रुप्स में बढ़ जाएगी जिनका इंटरेस्ट जो है वो सेम होगा. This surround themselves with only the political and social information and they find comforting, appealing or acceptable. ये एक ही बात हो रही है. Telecommunicating becomes more popular, more people will stay at home. Already the computer allows consumers to work, bank, shop and be entertained without leaving the confine of their home. यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी दी जा रही है कि किस तरह हम लोग फ्रेगमेंटेशन में बट गए और किस तरह हम लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है. कोविड की अगर हम रीसेंट एग्जाम्पल ले लें तो क्या हम लोगों ने सारा ऑनलाइन वर्क नहीं किया? ऑनलाइन बैंकिंग जो हुई, ऑनलाइन डीलिंग्स हुई, ऑनलाइन वर्क जो हमने सारा किया और ऑनलाइन हम लोगों को इंटरटेनमेंट मिलती गई. तो क्या हम लोग क्या आइसोलेट नहीं हो गए थे? अब जब हम लोग आइसोलेट हुए हैं तो हम लोगों ने मोबाइल उठाया और जो भी हमारा इंटरेस्ट था, जो भी टॉपिक हमारा इंटरेस्ट था या हमने जो भी काम करना था वो हम करना शुरू कर दिए. तो क्या हम लोग ग्रुप्स में बट गए थे ना? ये तो इस करंट सिचुएशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी है. कम्युनिकेशन ओवरलोड. नेक्स्ट अगर हम देखें, इनोवेशंस इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव मेड अस बेटर कनेक्टेड, बट disadvantages include interruptions and keeping up with the flood of messages. Psychiatrists have identified a new ailment called FAD or Facebook addiction disorder among people who spend inordinate amounts of time on Facebook. अब यहाँ पे हमने बात की कि कम्युनिकेशन जो है ओवरलोड है, इतनी एडवांसमेंट है, इतनी हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमें हर तरह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो कम्युनिकेशन जो है वो भी ओवरलोड हो गई है. हम फेसबुक पे जाते हैं, डिफरेंट चीजें हमें मिल जाती हैं, एडिक्शन हम लोगों को होने लगा है. चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, हम फेसबुक की बात करें, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है ओवरलोड हो गई है. आपका ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है कम्युनिकेशन का. Escape. The possibility of people immersing themselves in the world of mass media and turning out of the real world has always been a concern. अब यहाँ पे escape का एक फैक्टर भी आ जाता है कि जब हमने बात की, मैंने आइसोलेशन की बात की है यहाँ पे, कि जब मुझे escape चाहिए किसी से तो मैं अपने रूम में जाऊंगी, मैं अपना फोन उठाऊंगी और मैं escape कर लूंगी, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूंगी रूम में और मैं फिर लोगों से इंटरेक्ट नहीं करूंगी, ये दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट नहीं करूंगी. तो मैं एक स्केपिज्म जो है वो कर रही हूँ, मैं स्केप कर रही हूँ अपने आप को लोगों से. तो ये भी एक देखा गया है कि कम्युनिकेशन की वजह से जब मुझे इंटरटेनमेंट मिल रही है, कम्युनिकेशन मिल रही है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, मैं मोबाइल के थ्रू जो भी देखना चाह रही हूँ देख रही हूँ, तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉसिबिलिटी आई कि मैंने जो है अपने आप को वर्ल्ड ऑफ मास मीडिया से अपने आप को टर्न आउट कर दिया रियल वर्ल्ड से. Today, however, with the advent and advances in the areas of HDTV, the internet, vital reality, and the role playing games, those fears have again resurfaced, and this time perhaps with more likelihood of becoming realized. अब यहाँ पे हमने बात की है कि हम जब अगर आज की बात करें तो advent and advances in new areas, HDTVs आ गए हैं इंटरनेट की वजह से, ये प्लेइंग जो ऑनलाइन गेम्स हो गए हैं इसकी वजह से और भी ज्यादा लोग रात रात को हम लोग बैठे होते हैं ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं. स्केप है ना एक दूसरी आउटसाइड वर्ल्ड से, तो एक ये फैक्टर भी देखा गया है. तो कम्युनिकेशन का फ्यूचर में क्या एक सोशल इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे हमने बात की है. पूरे इफेक्ट्स ऑफ हमने मास मीडिया, इफेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन और सोशल इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे. जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.